बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूँ यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। ईरानी सदर जो हेलीकॉप्टर के हादसे में शहादत पा चुके हैं और उनकी शहादत के बाद आज यौम हुज़्न मनाया जा रहा है पूरे ईरान के अंदर, और पाकिस्तान में भी यौम सोग का ऐलान किया गया पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से। कल रात पूरा सर्च ऑपरेशन जो सुबह तक जारी रहा, जिसमें मुख्तलिफ ममालिक ने ताउन का इंदिया भी दिया और बेशुमार ममालिक ने उसके अंदर ताउन भी किया। इमदादी तौर के ऊपर सबसे पहले तुर्की की जानिब से एक ड्रोन भिजवाया गया जिसने थर्मल रीड किया और उसने निशानदही की कि किस जगह पे वो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। और जो उनकी सरकारी एजेंसी है उसके मुताबिक उस हेलीकॉप्टर पर जो 9 अफराद सवार थे, जब हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ तो उसके बाद 1 घंटे तक कोई शख्स जो है वो जिंदा रहा है, क्योंकि उन्हीं में से एक शख्स के तवस्सुत से ईरानी सदर के दफ्तर में भी रब्ता करने की कोशिश की जाती रही है। इस पूरे मामले के ऊपर अब मुख्तलिफ कॉन्स्पायरेसीज थीरीज जन्म ले रही हैं। इजराइल ने इसके अंदर अपने मुलव्वस ना होने का इंदिया दिया और उन्होंने कहा है कि हम इसके अंदर मुलव्वस नहीं हैं। अमेरिका की जानिब से भी परेशानी का इजहार किया गया है, लेकिन इस वाक़े के बाद मशरक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल क्या होगी, क्योंकि इब्राहिम रईसी जो हैं वो आयतुल्लाह खामनाई के जानशीन भी थे और उनके बारे में ये भी कहा जा रहा था कि वो अगले रहबर आला भी बन सकते हैं। 1985 से लेके अब तक उनकी जो जद्दोजहद रही है बतौर प्रोसिक्यूटर अपने करियर का आगाज़ करने के बाद ईरान के सदर बनने तक, बेशुमार हालात जो हैं उनका उन्होंने सामना किया, और अब उनके दुनिया से रुखसत हो जाने और इस तरीके से ड्रामाई अंदाज में जिस तरीके से उनकी ज़िंदगी ख़त्म हुई है, तो आने वाले दिनों में मशरक़ वस्ता पे इसके क्या असरात पड़ेंगे। और पाकिस्तानी सियासत के बारे में बात करें तो आज 3 समातें हैं जिनका हवाल बयान करना है। एक समात लाहौर हाई कोर्ट में कि जिसमें जजिस तायुनाती के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट ने मरियम नवाज शरीफ जो वज़ीर आला पंजाब हैं उनको अदालत बुलाने का इंदिया दे दिया है। एक समात जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने की अहमद फरहाद गुमशुदगी केस में, और उन्होंने उसके फैसले के अंदर ख़तरनाक नताइज भुगतने का इंदिया दे दिया, जिसका जवाब वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब भी आके दे चुके हैं कि कैबिनेट का जजेस के सामने आना ना तो वो एक मुनासिब इक़दाम है और ना जजेस का इस बारे में बात करना एक मुनासिब इक़दाम है। इसके अलावा एक केस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर लगा हुआ था, जिसमें इस्लामाबाद के 3 हलकों के हवाले से जो वहाँ पे ट्रिब्यूनल बेंच है जिसने ये समात की, जिसमें जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी मौजूद थे, और उन्होंने कहा कि फॉरेंसिक होगा और फॉरेंसिक होने के बाद जो गलत साबित हुआ उसे जेल जाना पड़ेगा। ये कोई सिविल कोर्ट नहीं है, ये हाई कोर्ट है। यहाँ पे ये नहीं हो सकता कि कोई रिकॉर्ड जमा करवाए और निकल जाए। तो इस पूरे मंजरनामे में बात करेंगे। राना साहब की तरफ पढ़ते हैं। राना साहब, ईरानी सदर के ऊपर पाकिस्तान का एक रोज़ा सोग का ऐलान है। इस पूरे वाक़े पे आपने गहरी नज़र रखी है, कल रात से लेकर अब तक आपने तहकीक भी इस पे की है। आप क्या समझते हैं कि इस वाक़े के पीछे क्या कोई हाथ मुलव्वस हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। देखिए असल मैंने इस पर कम बेश अब तक ना कोई 122 मेरे पास वो लिखे हुए नाम है, 122 मुख्तलिफ मुल्कों के सहाफ़ियों से, मुख्तलिफ लोगों से, तज्ज़ियाकारों से और बहुत से ऐसे लोगों से जो इस हवाले से बड़ी आगाही रखते हैं कि किसी भी मुल्क के सरबराह के इस्तेमाल हेलीकॉप्टर, छोटा जहाज़, कोई भी हो, जब वो सफ़र करता है तो उसको किस तरीके से NOC जारी होता है, कौन NOC जारी करता है, किस तरीके से होता है, और खुदा न खास्ता कोई ऐसा हादसा हो जाए तो उस पर ज़िम्मेदारी किस पर आयद होती है। फिर आप गौर करें कि आज़रबाईजान के सदर से 2 ममालिक के सदर, वज़ीर आज़म या सदर मिलकर गए और एक पर कातलाना हमला हुआ और वो ज़ख्मी रहा, आज तक ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला है। और ईरानी सदर भी, ये मैं नहीं कह रहा कि आज़रबाईजान के सदर ऐसे हैं या उनका कसूर है, लेकिन कोई वाक़यात ऐसी हो जाती हैं, ये 1 से 1.5 माह में ये सारा कुछ हुआ। अब एक चीज़ बड़ी क्लियर है, एक चीज़ आज हम ब्रेक करते हैं ना खबर, यस सर, ये जो वाक़या जिस वक्त हुआ है उस वक्त से लेकर जहाँ पर जहाज़ की असल जगह पर लैंडिंग होनी थी, हेलीकॉप्टर की, मैं जहाज़ इसलिए कह रहा हूँ कि चलिए हेलीकॉप्टर की जिस जगह पर लैंडिंग होनी थी उस वक्त जो दौरानिया बनता है सफ़र का, उस दौरान में मौसम ख़राब नहीं था, बिल्कुल वेदर ख़राब नहीं था। अगर वेदर ख़राब था तो वो दोनों हेलीकॉप्टर जो साथ थे वो किस तरह अपनी मंजिल तक पहुंच गए, उसके अंदर क्या खसूसियात थी, ये बाकायदा
शवाहिद के तहत कुछ लोग इस बात का दावा कर रहे हैं कि ये जहाज़ और ये हेलीकॉप्टर जो है, इसके अंदर बाकायदा एक नुक्स पैदा किया गया, और कुछ लोग कहते हैं इसको इस तरीके से टारगेट किया गया, सिर्फ इसी को, और उस जगह टारगेट किया गया। उस जगह का ये टारगेट था कि जिस जगह पर रेस्क्यू टीमें पहुंचते अगर कोई इंसान जिंदा भी है, ठीक भी है, तो वहां से उसको अपनी मंजिल तक पहुंचना उसके लिए मुमकिन ना हो। ये बाकायदा एक था। अब बड़ी सिंपल सी बात है, जब ये हेलीकॉप्टर वहाँ से रवाना हुआ, उससे पहले इसकी एक चेकिंग होती है, हर चीज़ मौजूद होती है, उसे देखा जाता है, उसका NOC जारी किया जाता है। उससे पहले वेदर चेक किया जाता है कि क्या इसका मंजिल पर पहुँचने तक वेदर क्या रहेगा। ये यहाँ इस्लामाबाद से स्कर्दू की तरफ जाना हो तो वेदर के बगैर आपको पता प्लेन नहीं जाता। हमें तो प्राइवेट जेट जो है वो अब हेलीकॉप्टर अगर किसी जगह पे जाना हो तो जल्द से मंसूख कर दिया जाता है, कर दिया जाए। तो ये किस तरह हो सकता है कि आलमी इस्लाम की एक तवाना आवाज़ हो और ये सारा कुछ हो जाए। तो मैंने जिन जिन लोगों से बात की, जो हमने इन्वेस्टिगेशन, एक तो आपको इसमें बता दें कि आपको चंद दिन बाद ये चीज़ें सामने आ जाएंगी। 4 ममालिक की टीमें इस पर इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं, यह आपको मैं खबर दे रहा हूँ। रशिया, चाइना, तुर्की और ईरान। सही। और उसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं, कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। ये बड़ी खबर आपको मैं दे रहा हूं। ईरान में कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया गया है, जिनमें वो लोग भी शामिल हैं जिन्होंने NOC जारी किया, जिनमें वो लोग भी शामिल हैं जिन्होंने बहुत सी चीज़ें वक्त से पहले मीडिया पर लेकर आए। कुछ ऐसे लोग भी शामिल हैं जो इस सारे वक्त में इंतहाई पुरस्कार रहे। बहुत से लोगों को हिरासत में लिया गया, क्योंकि उनके एक रुकने पार्लियामेंट, उन्होंने पार्लियामेंट में भी बात की थी कि लास्ट ईयर भी जब हमने चेकिंग के लिए, हमें कहा गया था कि इस जगह पे चेकिंग के लिए, डैम के लिए जाएं, तो मौसम की ख़राबी की वजह से हमारा ये दौरा मनसूख कर दिया गया था। तो अब की बार अगर मौसम ख़राब था तो ये सदर को क्यों नहीं इंटीमेट किया? मैं कह रहा हूँ कि ये सारा कुछ हो चुका है और आने वाले दिनों में आपको इसमें बड़ी डेवलपमेंट नज़र आएगी। बहुत सी चीज़ें हैं जो भी हम इसलिए बयान नहीं कर सकते कि चीज़ें कुछ सामने आनी चाहिए, आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें सामने आएंगी और हम भी सहाफ़ती अपने ज़ाब्ते के तहत वो बात कर रहे हैं। जो चीज़ें मैंने कही हैं, आप ये हादसा नहीं है, आपको ये चीज़ नज़र आ जाए। मुझे एक बात बता दें, आज तक जितने हादसे हुए हैं, ये एक तो अभी तक किसी एक हादसे की भी असल रिपोर्ट सामने नहीं आ सकी, असल मुलज़म गिरफ्तार नहीं हो सके, समेत जनरल ज़ियाउल हक शहीद, जनरल अख्तर अब्दुल रहमान शहीद समेत। इस हादसे की भी ये वाहद हादसा है जिस पर इन्वेस्टिगेशन, चूँकि इसमें आप ज़हन में रखिएगा, एक नहीं एक से ज़ायद ममालिक जो है उनका इसमें इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, इसलिए कि ये खित्ते के अंदर एक नई जो है ना रस्साकशी शुरू होने वाली है। आप इसको मामूली मत लीजिएगा, ये एक ऐसी रस्साकशी शुरू होने वाली है जिसकी इंतहा कोई नहीं। यानी आप समझते हैं कि प्रॉक्सी वॉर्स में मजीद इजाफा होगा? लेकिन बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ होगा। मेरी दुआ है अल्लाह करे ऐसा ना हो, क्योंकि एक तरफ से लबनान से, एक तरफ से हिजबुल्लाह से, फिर यमनी हौसी बागियों की तरफ से भी जो बयानात मंजर आम पे आ रहे हैं, क्योंकि वो लीडर तो इन्हें मानते थे। सर वो इन्हें लीडर मानते थे, उसके बाद आप देखें बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है वो ईरान में हो चुकी थी। ईरान की बहुत सी इन्वेस्टमेंट बहुत सी जगहों पे हो रही थी, बहुत से मुल्कों का आपस में एक तल्लक वास्ता था। अब ताकत का तवाज़न किसके हाथ में होना था, ये भी बहुत बड़ा फैसला होने वाला था। आप मेरा इशारा समझ गए ना? और ये सारी चीज़ें चल रही थी। अब इसमें बहुत से लोग जो हैं बहुत परेशानी के आलम में भी हैं, बहुत से लोग जो हैं वो हक़ाइक़ तक पहुँच भी चुके हैं। आप क्या समझते हैं, जिस वक्त ये अनाउंस हुआ है कि इतने बज के इतने मिनट में अनाउंस हुआ है कि जनाब वो दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, शहीद हो चुके हैं, अगर आप ज़रा चेक करें बहुत सी चीज़ें तो आपको पता चल जाएगा ये 6 घंटे बाद अनाउंस हुआ है। यासर साहब,
बहुत सी चीज़ों को कंट्रोल करने के बाद कि अचानक से कोई ऐसा हर मुल्क के एक रूल होता है कि ये ऐसे ऐसा 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 कोई मामूली शख्सियत भी नहीं थी, शख्सियत भी नहीं थी, और एक मुल्क के हिसाब से भी और खित्ते के हिसाब से भी और हालिया उनके जो दौरे हैं उस हिसाब से भी। चले मुझे ये बताएं, दो बड़े इंटरनेशनल मीडिया हाउसेस और दो बड़े मुल्क क्यों बार बार कह रहे थे कत्ल हो गया, कत्ल लफ्ज इस्तेमाल कर रहे थे? जी, इब्तदाई तौर पे तो यही हुआ। ठीक है, उनको ख्वाब आ गई थी, उनके पास वीडियो आ गई थी, उनके पास सब कुछ आ गया था। तो लिहाजा मैं फिर कह रहा हूँ कि इस पर बहुत सी चीज़ें निकल चुकी हैं, बहुत से लोग पकड़े गए हैं और बहुत सी चीज़ें सामने इन्होंने लानी है या नहीं लानी, ये तो फैसला उन लोगों ने करना है। लेकिन ये एक ऐसा सानिया है जिसके बाद बहुत से सवालात जो जन्म ले रहे हैं वो यही है। सबसे पहला सवाल ये है कि अगर वेदर ख़राब था तो क्या एक ही हेलीकॉप्टर के लिए था? और उसके बाद दो अफराद का, ये एक नहीं दो अफराद का राब्ता मुसलसल रहा है, ये कोई और नहीं चलाता रहा, ये इनका सरकारी टीवी चलाता रहा, ये मुख्तलिफ टीवी चैनल चलाते रहे। नहीं, वो जो दो अफराद का राब्ता वो तो उस क्या नाम है, वो जो दो हेलीकॉप्टर थे उन वाले लोग थे, लेकिन एक कहते हैं कि ये क्रैश होने के बाद एक शख्स का राबिता रहा है और वो ऐवान सदर से राबिता करने 70 से 72 घंटे ट्रैकर का सिस्टम जो होता है वो ऑन रहता है। 70 से 72 घंटे ट्रैकर का सिस्टम ऑन रहता है, जो ट्रैकर वजीर आज़म, वजीर आला, इवन वजीर आला, सदर, इनके हेलीकॉप्टर्स के अंदर जो लगाए जाते हैं। तो मुझे बताएं कि अगर तुर्की ढूंढ सकता है तो फिर बाकी क्यों नहीं ढूंढ सकते थे? ढूंढा तो गया, सारा कुछ हो गया। फिर मैं कह रहा हूँ कि बहुत सी चीज़ें कब्ज़े में आ चुकी हैं, बहुत से मामलात जो है वो बेनकाब हो चुके हैं। अब थोड़ा इंतज़ार करें, अगर उन्होंने अपनी रिपोर्ट बाहर लाना होगी तो लाएंगे, नहीं लाना होगी तो नहीं लाएंगे, लेकिन हम कम से कम वो चीज़ें हक़ाइक़ सामने ले आएंगे जिसको दुनिया जानना चाहती है। आज भी हर टीवी चैनल पे चल रहा है, ये सब कुछ चल रहा है, लेकिन कोई ये बताने से कासर है। पता नहीं क्यों नहीं ये बता रहे, पता नहीं क्यों खामोश हैं कि आखिरकार उस जगह तक पहुंचना किस तरह नामुमकिन था। 7 नहीं, 8 नहीं, 9 नहीं, सैकड़ों टीवी चैनल ये कह रहे हैं जी ड्रोन उड़ाए गए हैं, ड्रोन जा रहे हैं। ड्रोन्स के लिए अगर वहां पहुंचना मुमकिन था, रेस्क्यूज के लिए वहां पहुंचना मुमकिन था, और जिस जगह ये सारा कुछ हुआ है, क्या वो दोनों साथ जो हेलीकॉप्टर से वहां से नहीं गुजरे? क्या ये मुमकिन है कि सदर का हेलीकॉप्टर हो और बाकी उसकी सिक्योरिटी पर या दूसरे हेलीकॉप्टर जो साथ हों वो एक ही रूट से ना गुजर रहे हो? क्या ऐसा मुमकिन है? मुमकिनात पे सोच रही। तो बस बहुत सी चीज़ें हैं, वो कहते हैं ना कुछ चीज़ें अभी तमाम ख्वाहिशात भर नहीं आती, लेकिन वो उनका वो जुमला याद है पाकिस्तान आके जो उन्होंने कहा कि मेरी ख्वाहिश थी कि यहाँ पे एक बड़ा इज्तिमा होता, अवामी इज्तिमा, और मैं उससे खिताब करता। अल्लाह उनको जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। बात यह है कि अल्लाह इस हित्ते की खैर फरमाए, और हम यही कहेंगे कि जिसने भी यह किया है वो मुसलमानों की ताकत को ख़त्म नहीं कर सकता। सऊदी अरब, पाकिस्तान, ईरान और जितने भी इस्लामी ममालिक हैं, तुर्की, मलेशिया, सारे, अगर कोई सोचे कि इनको ख़त्म किया जा सकता है तो ये किसी की भूल है। हाँ, वो आपस में नफ़रतें बढ़ा सकते हैं, वो अपने एजेंडे पे काम कर सकते हैं, लेकिन आखिरकार झंडा इस्लाम का ही होगा, यही बुलंद होगा, यही झंडा चलेगा, और इसी को सबको मानना पड़ेगा। आप समझते हैं कि पॉलिसी में कोई तब्दीली हो सकती है उनके जाने के बाद, ईरान की पॉलिसी में? इस हवाले से अभी मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास बड़ी खबर है, इंतज़ार कर लें, एक दिन हमने अभी 5 दिन प्रोग्राम करना है, इसलिए मैं कुछ चीज़ें सामने आनी चाहिए तो लेकर आएंगे। चलें, पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में बात करेंगे। नाज़रीन, IMF की कुछ डिमांड्स हैं, उन डिमांड्स को लेके अगर देखा जाए तो जून का महीना कैसा रहेगा, बजट के हवाले से अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई, लेकिन महाज़ाराई तो जारी है। अब वो महाज़ाराई मुख्तलिफ समतों में है, क्या इतने महाजों के ऊपर हुकूमत लड़ पाएगी? यानी हर समात में जब ये बात हो कि हुकूमत को तलब करेंगे और हुकूमत को तलब करने का इंदिया दिया जाएगा,
तो हुकूमत के पास इस वक्त ऑप्शंस क्या हैं, हुकूमत के इस वक्त इक़दामात क्या हैं, हुकूमत की अब तक की मुशावरत क्या है, अवामी तौर पे बेहतरी के इम्कानात क्या हैं और उसके अब तक क्या फैसले हुए हैं, और आने वाले दिनों में क्या टेबल टॉक हो सकती है या फिर माहौल को इसी तरह गरमाए रखना ही सियासत को जिंदा रखने के मुतरादिफ होगा। इसी बारे में बात करते हैं। हमें ज्वाइन किया है कैसर अहमद शेख साहब, वज़ीर बहरी उमूर हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ है। शेख साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शेख साहब, अगर देखा जाए तो हम मुख्तलिफ दिनों में यही देखते हैं कि एक तरफ से अदालती मंजरनामे में रिमार्क्स दिए जाते हैं और दूसरी तरफ से वज़रा आके उसके रिबटल्स के तौर पे एक नैरेटिव को बिल्ड कर रहे होते हैं। अब ये लगता है कि इदारा जाती महाज है। हम माजी में ये देखते थे कि अपोजिशन ऐसी बातें किया करती थी, लेकिन हुकूमतें वक्त अगर ऐसी बातें करना शुरू कर दे तो वो मामलात को मजीद गंभीर करने के मुतरादिफ होता है। तो हुकूमत के इस वक्त मिजाज क्या है और वो क्या इकदाम उठाना चाहती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासिर, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, क्योंकि IMF आजकल यहाँ पाकिस्तान में है और वो तमाम मामलात में पाकिस्तान के जो रेवेन्यूज़ के हैं, जो एक्सपेंडिचर साइड के हैं, बजट के मामले जो भी जितने भी हैं, उस पर बड़ा थ्रेड बेयर वो बातचीत भी कर रहे हैं और ख़ुद वो देख भी रहे हैं हमारी इकानमी को। और एक्चुअल चाहते तो देखिए वो यही है कि पाकिस्तान किसी तरह अपने पाँव पे खड़े होके या बेहतर तरीके से इकानमी जो उसकी हो, और वो हमें अपने तरीके वो कहते रहते हैं 24वें बार हम IMF के प्रोग्राम में जा रहे हैं। इससे ऐसा कभी भी किसी मुल्क ने 24 बार 24 टाइम, क्योंकि ये तो लास्ट रिजॉर्ट होता है, आखिरी जो हमारा होता है कि भाई इसको सहारा लेना है, वो सहारा होता है IMF। तो इस वक्त भी उनके जो है ना हमारे ऊपर खदशात भी होते हैं, शुरू से ही वो रहे हैं, और वो कहते हैं कि आप इम्प्रूव करें और एक्चुअली वही बात करें जो कि हकीकत है, और हम पूरा दयानतदारी से उनको समझा रहे हैं। हमारे सारे फाइनेंस डिवीजन और तमाम रेलेवेंट लोग जो है उनसे डिस्कस कर रहे हैं। देखिए ये नया बजट आने वाला है, इसमें क्योंकि बहुत बड़ा रेवेन्यू उन्होंने टारगेट रखे हुए हैं कि बहुत बड़ा बढ़ाना है। अब हमारे यहाँ लीकेज हो रही थी, आपके तो सामने है कि 750 अरब रुपए के तो लीकेज हो गया, टैक्स और ट्रेस सिस्टम वो उसी में लीकेज हो रही थी। 2700 अरब रुपए रुका पड़ा है जो कोर्ट्स ने रोके हुए हैं, लोगों के टैक्सेस जो देने हैं कोर्ट्स ने, उसमें कुछ तो गलत है, FBR की तरफ से गलत है, और कुछ कारोबारी लोगों से की तरफ से जो देने हैं वो अगले जा रहे हैं कि एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट और मुख्तलिफ फोरम अपने इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मुश्किल हालात है, लेकिन बहुत मेहनत कर रहे हैं मियाँ शहबाज शरीफ साहब। मैं उनकी दाद देता हूँ जिस तरह वो मेहनत कर रहे हैं, और बिल्कुल पाकिस्तान को उनका डिटरमेंट है वो कि हम पाकिस्तान के अच्छे दिन इंशाल्लाह मेहनत कोशिश करके लाएंगे। तो बेहतरी की तरफ माइल भी हैं। आपने देखा महंगाई कम हो रही है, और दुनिया में भी कमोडिटी की प्राइस कम हो रही है, और हमारे यहाँ भी महंगाई कम हुआ है, इन्फ्लेशन कम हो गया ना, तकरीबन 15% तक हम मई में ये समझ रहे हैं कि 15% इन्फ्लेशन होगा, तो ये बहुत कम है। 37% हुआ करता था सवा साल पहले। तो लोग, मैं अपने हल्के में गया हूँ, अभी चंदियोड़ से होके आ रहा हूँ, लोग पहले से बहुत मुतमईन हैं। वो कहते हैं कि ये हुकूमत मेहनत कर रही है, और मैं आपको बता दूं, मेरी टाइम है जो मैं तो बहुत खुश हूँ इससे कि मार्क्स लाइन दुनिया की सबसे बड़ी लाइन, आज ही उन्होंने मुझे एक लेटर दिया है कि हम जो है अपना इंटेंशन शो करते हैं कि हम यहाँ पे, पहले वो आए थे, वज़ीर आज़म साहब से भी मिले। मार्क्स लाइन दुनिया की सबसे बड़ी कंटेनर की लाइन है डेनमार्क की, और वो आए, उन्होंने वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात की, वज़ीर ख़ज़ाना से की, मेरे साथ मुलाकात हुई, वज़ीर तिजारत से मुलाकात हुई, सेटिस्फाई होके गए। अभी आज ही उन्होंने एक लेटर दिया है, उसमें कहा है कि हम जो है बिल्कुल हमारी इंटेंशन है और हम जल्द ही आपको ये जो ना इसमें मामलात को आगे बढ़ाएंगे। और इसके अलावा मैं आपको कह रहा हूँ कि एक 7-8 दिन में कराची पोर्ट पे दुनिया का एक बहुत बड़ा जहाज 20,000 कंटेनर वाला लंगर अंदाज हो रहा है। अब पहली बार ये हुआ है। ये लोग वो हमारी तरफ ललचाई हुई नज़रों से देख रहे हैं कि हमारा मुल्क ये सस्ता है, डॉलर का जो रेट हमारे यहाँ, पाकिस्तान का रुपया बहुत चीपर है और हमारी एक्सपोर्ट के पोटेंशियल है। हम आपस में मिल के काम करें, हम झगड़ा ना करें, हम ये देखें ना एक दूसरे पे डाउट ना करें। बिल्कुल शेख साहब, हमारे लोगों को ना बहुत ज़्यादा उनकी। शेख साहब आपने दुरुस्त कहा।
कौम जानना चाहती है, चूँकि आप फिनांस के आदमी हैं और बड़ी मेहनत करते हैं, बजट में पाकिस्तानी अवाम को कुछ खुशखबरियाँ मिलेंगी? देखिए, मैं समझता हूँ कि अभी ये वक्त नहीं आया कि हम कोई ज़्यादा खुशखबरी देने की पोजीशन में आवाम को है। अभी तो देखिए ना, देखिए पूरी कोशिश हमारी होगी जो आम आदमी के ऊपर रिलीफ बिल्कुल देंगे। टैक्स हमारा दिल होगा कि जो पैसे वाले हैं, जो अर्निंग कर रहे हैं, जो बड़े बड़े सरमायाकार हैं और जिनके ऊपर जो हमने मुख्तलिफ कंसेशंस दी हुई हैं और जो मुख्तलिफ एग्जेम्पशंस दी हुई हैं, उनको ख़त्म करें अमीर आदमी पे, और बाकी सब सेक्टरों को जहाँ भी आमदन है ना, आमदन पे टैक्स लगेगा तो वो उसका बोझ आम आदमी पे नहीं पड़ेगा। हम ये पूरी कोशिश है हमारी कि आम आदमी को रिलीफ मिले। हम कोशिश कर रहे हैं जो लोगों को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का फिगर है, हमें IMF खुद चाह रहे हैं कि आप उसको बढ़ाएं, आप लोगों को रिलीफ दें जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते, SME सेक्टर को तरक्की दें इसमें। लेकिन लगना चाहिए जो जहाँ पे टैक्स बच रहा है, यानी टैक्स की एविजन हो रही है, लीकेज हो रही है, आपको फॉर्मूले काफ़ी मालूम होते हैं क्योंकि आप पहले भी फाइनेंस कमेटी का हिस्सा रहे हैं, माजी में भी, तो अब भी आप हैं। हमें ये मालूम पड़ता है कि जब भी पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल की कीमत कम होती है तो उसका इम्पैक्ट बिजली की कीमत में हमें देखने को मिलता है, और अगर बढ़ती है तो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कीमत में हमें देखने को मिलता है। अब 15 रुपए के नज़दीक पेट्रोल की कीमत कम हो और 1 रुपये 38 पैसे बिजली की फी यूनिट कीमत बढ़ जाए तो वो मंतिक हमारी समझ में नहीं आती। तो वो आम आवाम को समझाने के लिए क्या जवाब दें? नहीं, मंतक आप हमें समझ आनी चाहिए ना। देखिए, बिजली के बिल लोग पे नहीं कर रहे, ना कोई बलूचिस्तान में देता है, ना कोई KPK में, पंजाब में भी कई जगह पे बिजली के बिल और सिंध में भी नहीं दिए जा रहे। आपकी बात मैं कता कलामी का माजरत चाहता हूँ शेख साहब। मैं किसी एक दिन का भी डिफॉल्टर नहीं हूं बिजली का। पिछले 20 सालों में मेरे बाप नहीं है, मेरे दादा नहीं रहे, मेरे खानदान वाले नहीं है, मेरे मोहल्ले वाले नहीं है। हम क्यों अजाब भुगते हैं सर? वो लैप्स हुकूमत के हैं, हुकूमत उसको कंट्रोल करे ना, वो हमारे जिम्मे क्यों डालती है? मैं सही आपकी देखिए, ये सोलर सिस्टम है, सोलर की प्राइसेस दुनिया में कम हो गई हैं। अब तो लोग सोलर लगा रहे हैं, सोलर में तो ये बिजली उनको मिलेगी ना, एनर्जी सस्ती मिलेगी। ट्यूबवेल भी सारे सोलर पे हम कर रहे हैं, तो ये बिजली ज़रूर महंगी हो रही है। क्योंकि IMF का कहना है कि आप दुरुस्त कह रहे हैं, जो पे करता है उसके पे भी ये लग रहा है, नहीं लगना चाहिए। मैं 100% आपसे इत्तफाक करता हूँ। और IMF ये कह रहे हैं कि आप अपना नुकसान ख़त्म करें, और वो हमारी इंडस्ट्री भी इससे सफ़र हो रही है, हमारी एक्सपोर्ट भी सफ़र हो रही है, लेकिन अभी तक हमसे रुक नहीं पा रहा। ये इसमें बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, हमारा फॉल्ट है और हमें उसको हर सूरत में प्लग करना है। ये जो सोलर की कीमतें बहुत अल्लाह के फजल से दुनिया में भी कम हुई हैं और हमारे यहाँ भी बहुत इंपोर्ट हो गई है, तो तमाम ट्यूबवेलों को हम चाहते हैं कि सोलर में कर दें ताकि उनको ये उसका बोझ जो है ना कम से कम पड़े। और वो एक बार कर देंगे। कुछ बलूचिस्तान के में तो ये भी सोचा जा रहा है कि उनको फैसिलिटेट करके उनको पेमेंट की जाए ताकि वो सोलर लगवा लें, जो काश्तकार छोटे काश्तकार है ना, उनको पैसे दे दिए जाए। सबको ऐसा सिस्टम हो सकता है कि इंसानों को भी सोलर पे कर दें, हम जैसे आम को पूरी कौम को सोलर पे कर दें, बेचारों को रोजगार तो टाइम पे मिल जाएगा ना, क्योंकि सांस लेने पर टैक्स, अब बिजली पर टैक्स जो है वो अब तो आप वो भी कल मैंने आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने भी सुनी होगी कि सोलर हम कर रहे हैं। सोलर के हवाले से जो कल हुआ है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और जिस पे अमल भी होने जा रहा है, आपको पता, मुझे पता है। जी तो आप जी बिजली की कीमत कम होनी चाहिए। बिजली की कीमत की वजह से हमारी एक्सपोर्ट्स पे भी असर है और लोकल भी सारी महंगाई हो रही है, तो आहिस्ता आहिस्ता होगा ना। देखिए, ये भी तो सोचिए कि अभी 2-2.5 महीने 3 महीने भी नहीं हुए हमारे हुकूमत आए हुए और कमी आना शुरू हो गई है कीमतों में। देखिए ना, काफ़ी चीज़ों में बेहतरी हुई है, दुनिया में भी कीमतें कम हुई हैं, इस वजह से भी हमें बेनिफिट मिला है। और दुआ करें कि क्योंकि हमारे लोग जो है ना बड़ी मुश्किल में हैं और बिजली का बिल तो बहुत ज़्यादा हो गया है और हम जाते हैं जब अपने हलकों में, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि दुनिया के बड़ी बड़ी कंपनियां ललचाई हुई नज़रों से हमारे यहाँ देख रही है। ये एक दूसरे का मुकाबला है। आप भी आज भी
एक जो ये अबू धाबी की कंपनी है और फिर UAE की कंपनी है, वो कह रहे कि हमें आप मौका दें, हम बड़े बड़े जहाज लाते हैं, यहाँ से ट्रांसशिपमेंट का हब बनाएंगे, हम आपको सारी ये जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना देते हैं, क्योंकि कराची पोर्ट जो है ना वो सिर्फ 8 घंटे उसका माल बाहर निकलता है। अच्छा शेख साहब एक चीज और बताइएगा, आप जब कह रहे हैं कि IMF की टीम पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, तो बजट टीम बना रही है या पाकिस्तानी हुकूमत बना रही है? दूसरा ये कि क्या कोई ऐसी बात है कि IMF की तरफ से ये कहा गया हो कि जून में आपके पैसे की डिवैल्यूएशन मजीद होगी, डॉलर जो है वो 329 तक चला जाएगा, 18% रुपया डिवैल्यू होगा और वही कीमत आपको उसी तरीके से बिजली के बिलों में वसूल करना पड़ेगी? देखिए, बजट हुकूमत पाकिस्तान बना रही है, उसमें मशवरा IMF का ज़रूर है, उनकी एडवाइस है या वो अपनी रिकमेंडेशंस कर रहे हैं, वो ज़रूर है। जहाँ तक आप डिवैल्यूशन की बात करें, यकीन जानिए मैं फेडरल मिनिस्टर हूँ, मुझे तो नहीं पता और ना हमें ब्रीफ किया जा रहा है। वो एक जो रेलेवेंट इदारे हैं फाइनेंस के, हमारे फाइनेंस के मिनिस्टर वो बता सकते हैं, उनसे पूछ लीजिएगा। हालांकि मेरी आज भी उनसे मीटिंग हुई, किसी दूसरे हवाले से थी कि जो हम SOEs है ना, स्टेट ओन एंटरप्राइजेज, जो वो हम सोच रहे हैं कि कौन कौन से हम प्राइवेटाइज करें। मैं उनके साथ 1.5 घंटा मीटिंग हुई मेरी और वज़ीर ख़जाना साहब की, और हमारे जो पीरज़ादा साहब भी थे उसमें। लेकिन बजट के बारे में देखिए, क्योंकि मेरा रेलेवेंट फील्ड नहीं है और मैंने उनसे पूछा भी नहीं कि क्या हो रहा है, लेकिन ये तो है कि IMF यहाँ आई हुई है और वो कहते हैं, शुरू से ही कह रहे हैं, आज पहले दिन तो नहीं, वो कहते हैं अभी आपने देखा कि प्राइम रेट भी नहीं घटा, जो प्राइम रेट होता जो रेट है वो भी नहीं घटा और हम बहुत ऊंचा रेट है। जब इन्फ्लेशन दो छोटे से सवाल मेरे भी ले लें उसके बाद, क्योंकि टाइम के हिसाब से। एक तो मुझे ये बता दें कि ये दुबई लीक्स जो है, कोई आप इसको किस नज़र से देखते हैं? क्या वो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में नहीं हो सकती? और दूसरा एक स्कैंडल है, गंदम स्कैंडल, उसमें कोई रुकावट भी नहीं है, क्यों नहीं आप बेनकाब कर रहे उन लोगों को? देखिए, पहला दुबई जो है ना, वो तो मैं बड़ा, ये लोगों को 12 अरब डॉलर पाकिस्तानियों ने बाहर रखा हुआ है। क्यों रखा हुआ है, किस तरह रखा हुआ है, जो लीगल है, जो डिक्लेयर्ड है, उनको हटा के। देखिए, इंडिया की इकानमी हमसे 14 गुना है, उनके इंडियंस ने 17 अरब डॉलर रखा है, हम 12 अरब। एक गरीब मुल्क ने 12। देखिए, जब तक मैं पहले दिन से यही कहता रहा हूँ, मैं खुद उस क्लास से तल्लक रखता हूँ जो प्रिविलेज क्लास है, अल्लाह का मुझे फजल है, मैं बिजनेस कम्युनिटी को नुमाइंदगी करता हूँ पूरे, लेकिन जिन लोगों ने ये रखा है और जिनकी मदद से रखा है, देखिए उनको नहीं आप पकड़ेंगे, उनको अकाउंटेबल नहीं करें। 12 अरब डॉलर का मतलब क्या है? हमारे पास डॉलर टोटल पाकिस्तान के पास 8-9 अरब डॉलर रिजर्व है। आप पकड़ना चाहते हैं सर, दूसरों से क्या करना है, घर से बिस्मिल्लाह कर लें, घर में आपके अफराद निकल आएंगे 5-7 आपकी अपनी पार्टी में से। नहीं, आप दुरुस्त कह रहे हैं, मैं आपसे एग्री करता हूं कि उनको इंसाफ के कटहरे में आना चाहिए, नहीं तो ये तो रुकेगा नहीं मामला। मैं समझता हूं कि मैं ये कह रहा हूं जिसका अनडिक्लेयर्ड है, जिन्होंने अपने एसेट्स में नहीं, ठीक है, अगर गवर्नमेंट को डिक्लेयर करके उसका टैक्स भर के रखा हुआ है, वो तो इजाजत है हमारे कानून में। मैं कहता हूँ हर एक को अपने मुल्क में हम क्यों नहीं इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, वो इन्वेस्टमेंट शेख साहब हम अपने मुल्क में क्यों नहीं करते? डिक्लेयर किया है सब ठीक, ओके हो गया, हम अपने मुल्क में वो देखो, हमारा कानून इजाजत देता है, अगर हमारे मुल्क में जाने दे, फिर आप क्यों कहते हैं कानून इजाजत देता है? तो सारे अच्छा, वो गंदम वाला कानून इजाजत देता है कि अभी तक वो जो है इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल ना हो? नहीं, अगर हम देखिए, अगर ये नहीं करेंगे, दुनिया के सारे भी तो इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ आ रही है ना। ये नहीं, आजकल दुनिया में इन्वेस्टमेंट ओपन है, जिस जगह आप चाहें, बाहर वाले भी तो हमारे यहाँ कर रहे हैं। चले सर, गंदम का बता दें, गंदम का देखिए, गंदम का वो फैसला उस वक़्त ये तो तय हो गया ना, उस हुकूमत का जो फैसला था वो टाइम उसका ठीक नहीं था। इसमें तो अभी तक कोई बात नहीं, तो हमें भी मालूम है कि टाइम ठीक नहीं था, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि वो जिसने टाइम ठीक नहीं रखा वो एहतसाब के कटहरे में आएगा। बहुत शुक्रिया कैसर अहमद शेख साहब।